वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अकाउंटेंसी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमारे 20 क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 20 में से 20 स्कोर करना। वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से तैयारी करके टेस्ट दोगे। अगर आप ऐसे ही वीडियो ओपन कर ली, वीडियो देख लिया, उससे काम नहीं बनने वाला है। ये शेड्यूल आपके सामने है। टाइमिंग इसकी 9:30 बजे है। अगर आपको 9:30 बजे रात को अच्छे से तैयार नहीं है, 1 घंटा और अच्छे से रुक जाओ, 10:30 बजे टेस्ट दे दो। अगर फिर भी अच्छे से तैयार नहीं है, टेस्ट देना मकसद नहीं है कि उसी टाइम दे दो 9:30 बजे। मकसद ये है कि तैयारी करने के बाद टेस्ट देना है। जैसे कि आज हमारे ये टॉपिक्स हैं बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स, अकाउंटिंग एजम्पशंस, प्रिंसिपल, कंसेप्ट। ये टॉपिक हम आज के टेस्ट में कवर करेंगे। कल हमारा टेस्ट जो है, इसका पहले आपको बता दूं, 22 तारीख को आपका 9:30 बजे रात को टेस्ट होगा, फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे। अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल एंट्रीज, 2 टॉपिक आपको दिए हैं। आप जहां मर्जी से, जहां से आप पढ़ रहे हो, अच्छे से इन 2 टॉपिक को पढ़कर आ जाना। अगर हमारे साथ पढ़ रहे हो, हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, उसका एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो पहले देखने हैं, नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। और इससे पहले भी हमने एप्लीकेशन पे भी, यूट्यूब पे भी एमसीक्यूज डाले हैं, वो भी प्रैक्टिस करके आ जाए। यानी 2 टॉपिक हैं तो ठीक ठाक तरीके से आपने पढ़ना है। अगर ये जो हमने प्रोवाइड किया आपने तैयार कर लिया, ठीक है, ओके। अब इधर यूट्यूब पर जाओ, सेंट्रल लेवल के जो 11th 12th की अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं टीचर्स, उनकी 2-4 वीडियो इन टॉपिक पे देख कर आ जाओ। और भी सोर्सेज पे इधर उधर सारी, जितना आपको पॉसिबल हो सकता है, सारी तरफ से जो है ये टॉपिक एकदम तैयार करना चाहिए। क्योंकि आपको करना क्या है, 20 में से 20 स्कोर करना है किसी भी हाल में। ये आपका टारगेट होना चाहिए। जो भी एसपी हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, आपको बता दें कुछ ही दिन बचे हैं, 1-2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। अब आपको मेहनत करनी है, ठीक ठाक मेहनत करनी है। टाइम पास वाले से काम नहीं चलने वाला। आप सोचोगे ऐसे 2-3 घंटे पढ़ लेंगे, उससे नहीं काम बनने वाला। 5, 6, 7, 8 घंटे कम से कम, 5 से लेकर 10 घंटे के बीच में होना चाहिए। 5 से कम की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप मेरे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यू, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको एप्लीकेशन में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर मैसेज कर सकते हैं कि हमें अगर कोई भी, हालांकि एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाले, बिल्कुल ईजी प्रोसेस रखा है। आसानी से आपको एक क्लिक पे सारी वीडियो लेक्चर सामने आ जाएंगे। एक नोट जो है एकदम प्रिंट, आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हो। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, ये व्हाट्सएप नंबर का आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड देयर प्राइमरी मीनिंग। अकाउंटिंग एजम्पशंस पे पहला क्वेश्चन आपको रखा गया है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन, एक्यूरल एजम्पशंस। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है, नोट्स पढ़े हैं, तो आपको एकदम से इसका आंसर आ जाना चाहिए कि गोइंग कंसर्न क्या है। बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फोरसीनेबल फ्यूचर, क्या यही कहता है गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर विदाउट जस्टिफिकेशन। चेंज कर सकते हैं, कोई अगर बड़ी वसी प्रॉब्लम है, कोई अगर आपको कोई मजबूरी है, उसके कारण आप उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अदरवाइज जो है आप चेंज नहीं कर सकते। अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी एजम्पशन से ये कह रहा है, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स, जो पैटर्न चल रहा है, वो चेंज नहीं कर सकते। एक्यूरल ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एट पेड। जब पैसा आएगा तभी उस ट्रांसैक्शन को लिखा जाएगा। उधार दे दिया ये नहीं लिखा जाएगा। वो ट्रांसैक्शन जब हाथ में पैसा आ गया तब हम लिखेंगे। क्या ये सही है? जल्दी से बताओ कितने पेयर्स करेक्ट हैं। तो आपको बता दें आंसर रहेगा ओनली 2 पेयर्स करेक्ट। पहला सही है, गोइंग कंसर्न ओके, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ओके। एक्यूरल गलत यहाँ पर बताएगा। एक्यूरल होता है जब भी ट्रांसैक्शन होती है वो रिकॉर्ड की जाएगी, चाहे पैसा उसी वक्त मिले या उधार पे हो, वो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा फिर। तो ये यहाँ पर गलत दिया जा रहा है। तो आंसर आपका 2 पेयर्स करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मैच द कॉलम 1 में एसेट कैटेगरी दी है, दूसरे कॉलम में एग्जांपल दिए। एसेट्स दिए, एसेट तो आपने पढ़ा अच्छे से। करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। करंट एसेट कौन सा होता है इनमें से बताओ। करंट एसेट आपका रहेगा जो आपका दुकान है। अगर सपोज आपका बिजनेस में दुकान लेकर चलूंगा, ये आपकी शॉप है, उसमें जो सामान है, इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक या डेटर्स है जिनसे आपने पैसा लेना, वो आपका करंट एसेट हो गया। ठीक है, क्लियर है। ए का 3 रहेगा, ए का 3 रहेगा, 2 ऑप्शन कट गए। ओके। फिक्स एसेट इनमें से कौन से? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, आपको पता है फिक्स एसेट है। टेंजिबल जो टच किए जा सकते हैं, फर्नीचर, व्हीकल, टूल्स, कंप्यूटर, ये टेंजिबल है। इंटेंजिबल जो टच नहीं किए जा सकते, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये कौन से एसेट्स होते हैं? इंटेंजिबल एसेट। तो आपका आंसर रहेगा बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम 1 एक्सपेंडिचर एंड लॉस टाइप्स एंड कॉलम 2 में डेफिनेशन दी है एक्सपेंडिचर और लॉस के बारे में, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स। आपको बताना, अगर इनकी डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कहाँ मैच करना है इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर,
मनी स्पेंड टू एक्वायर लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट को जो खरीदने के लिए, मशीनरी या लैंड वगैरह खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये तो आपको पता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के डे टू डे खर्चे होते हैं, मनी स्पेंड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिप्रिसिएशन क्या होता है? जो डिप्रिसिएशन होता है जो किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आप गाड़ी निकाल कर लाते हो ना, अभी आपने शोरूम से लाई, अब 5 दिन के बाद उसी कीमत पे बिकेगी, वो नहीं बिकेगी, तो इसको कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस ड्यू टू वेयर एंड टेयर। नॉन कैश एक्सपेंस ड्यू टू वेयर एंड टेयर, तो सी का आपका 1 रहेगा। और बैड डेट्स होते हैं अमाउंट अनरिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। बैड डेट्स वो आपने जो पैसा लेना है, डेट्स होता है पैसा लेना, बैड डेट्स वो हो गया ऐसा पैसा आपको लगता है अब नहीं, वो नहीं मिलने वाला। किसी को आपने पैसा उधार दिया, सामान दिया, आपको पता है कि भाई ये नहीं मिलने वाला, ये बंदा नहीं पैसे देने वाला, तो उसको बैड डेट्स कहते हैं। अमाउंट अनरिकवेबल फ्रॉम द डेटर्स। क्लियर? तो आपका आंसर रहेगा ए का 4, बी का 3, सी का 1, आपका आंसर रहेगा ए। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मैच द कॉलम टाइप है। एसेट टाइप एक तरफ है, दूसरी तरफ एग्जांपल है। इजी हो जाता है बिल्कुल। मैंने चेक कर रहा हूँ आपको कितना सुनते हो क्वेश्चंस को, मैंने रिपीट किया है क्वेश्चन। करंट एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट। तो बताओ करंट कौन सा इनमें से? कैश इन हैंड सिंपल है, कैश इन हैंड करंट एसेट हो गया। ओके। टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल भी है फिक्स भी है। मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता चल गया, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह, ये इंटेंजिबल एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट जो होता है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपका आंसर रहेगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर टाइप्स। एक्सपेंडिचर की टाइप आपने पढ़ी है, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग। रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल नहीं, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये गलत हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर परचेजिंग अ न्यू पेटेंट फॉर अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के लिए पेटेंट खरीदना, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बताओ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैवी इनिशियल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगी? तो इसका आंसर रहेगा ओनली 1 पेयर करेक्ट, और वो पेयर है आपका कौन सा? पेयर 3। ठीक है, पहला भी गलत है, दूसरा भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम 1 जिसमें लायबिलिटीज दी हैं, कॉलम 2 में एग्जांपल है। लायबिलिटीज की एग्जांपल मैच करनी है। करंट लायबिलिटी की एग्जांपल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। बताओ। देखो कंटीजेंट लायबिलिटी तो आपका सीधा 2 आ रहा है। पेंडिंग लॉ सूट क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस। बैंक ओवरड्राफ्ट पेएबल विद इन द मंथ, एक मंथ के अंदर आपने पैसे देने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट यानी बैंक में आपका खाते में नेगेटिव चला गया, तो इसको हम कहेंगे अभी 1 मंथ भी लिखा है आपको देने हैं, तो ये करंट लायबिलिटी आएगा। ए का 3 रहेगा, सी का 2 आपका आ गया। ए का 3, सी का 2 आपका रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है बी का 4 रहेगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 10 ईयर, देखो ये तो लिखा हुआ है 10 ईयर बैंक लोन, 10 साल से एक लंबे अरसे वाला बैंक लोन ले लिया आपने, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रहेगी। और इंटरनल लायबिलिटी होती है जो ओनर, कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द ओनर, जो पैसा ओनर लगाता है बिजनेस को, कैपिटल लगाता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। वो भी एक किस्म की लायबिलिटी होती है, उसको इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है। आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम 1 जिसमें एक्सपेंस रेवेन्यू दिया है, कॉलम 2 में कैटेगरी है, आपको बताना है, मैच करना है। परचेज ऑफ अ डिलीवरी ट्रक, फ्यूल फॉर अ डिलीवरी ट्रक, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ टेनेंट, लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक। बताओ जी, बताओ क्या रहेगा? ट्रक आपने खरीदा, देखो ट्रक आपने खरीदा, परचेज ऑफ अ डिलीवरी ट्रक, फ्यूल फॉर अ डिलीवरी ट्रक, रेंट रिसीव फ्रॉम द टेनेंट, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। तो जल्दी से बताएं क्या रहेगा आंसर? सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक तरफ आपका खर्चा हो रहा है, खर्चा एक्सपेंडिचर जो आया वो रिसिप्ट होती है, ठीक है। परचेज ऑफ अ डिलीवरी, एक तरफ ट्रक खरीदा, दूसरी तरफ ट्रक में का फ्यूल खरीदा, फ्यूल की तरफ डे टू डे हो जाता है ना, ट्रक खरीदा तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है।
जो फ्यूल खरीदा, खर्चा किया ना ट्रक के फ्यूल के लिए, तो वो आपका डे टू डे खर्चा होता है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्लियर, ये दो तो खर्चे हैं। रेंट रिसीव फ्रॉम द टेटर, किराएदार से आपने किराया लिया, पैसा आया, तो क्या पैसा इस शॉर्ट टर्म का आया तो रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगी। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगी। और लोन बैंक से लिया जो पैसा आया वो कैपिटल अच्छा मैं ऊपर, सॉरी फॉर दिस, इसको मैं इधर मैच करना था, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रक खरीदा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका फ्यूल खरीदा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, रेंट रिसीव किया तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, लोन लिया बैंक से तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। ठीक है, आंसर आपका बनेगा ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, अकाउंटिंग प्रोसीजर का जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। पहले क्लासिफाइंग दिया है, पहले तो रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग। तो बताओ आंसर क्या रहेगा? ठीक है जी, यहाँ पर आपको यहाँ क्लासिफिकेशन पहले आ गया, ये समराइजिंग पहले आ गया, क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन नहीं आता। ठीक है, ओके। और क्लासिफिकेशन के बाद एनालाइज होता है, फिर समराइज होता है। तो समराइज होता है, फिर एनालाइज होता है, समरी बनेगी, उसकी एनालिसिस की जाएगी। तो आपका आंसर सीधा सीधा रहेगा ये सी। क्लियर, सी आपकी करेक्ट सीक्वेंस रहेगी अकाउंटिंग प्रोसीजर की। ठीक है, सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, 1 मिनट में आप आंसर दे दो, मुझे उम्मीद है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कह रहा है, इट इज एप्लीकेबल टू द सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप। दोनों केस में ये कंसेप्ट लगता है, सोल प्रोप्राइटर के केस में और पार्टनरशिप के केस में। क्या ऐसी बात सही है? बिजनेस और जो उसका मालिक होगा, सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, उसको अलग रखा जाएगा। क्या ये बात ये अभी कह रहे हैं कि दोनों के लिए है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? इट एज्यूम ओनर एंड बिजनेस आर एक्जैक्टली सेम इन द आइज ऑफ अकाउंटिंग। वो एक ही चीज़ है, ओनर है, बिजनेस है, वो एक बात है। क्या ये सही है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमने करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर, ओनर के जो पर्सनल एसेट्स, किसी के ओनर है, कंपनी का, दुकान का मालिक, उसका घर है, क्या उसको हम बिजनेस में गिनेंगे? और क्या कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस एसेट, बिजनेस से उसको अलग रखा जाएगा? क्या ये बात सही है? इट इज़ द रीजन वाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से ही कैपिटल जो मालिक ने लगाई है उसको लायबिलिटी माना जाता है बिजनेस के लिए। तो आपको बता दें, देखो ये स्टेटमेंट तो 4th बिल्कुल सही है, 3rd भी ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस तो अलग अलग रहेगा एग्जैक्टली बिजनेस एंड ओनर। ये स्टेटमेंट 2nd गलत है। तो आंसर आपका रहेगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। 2 टर्म हैं, आपको पता होगी उम्मीद है। डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? डेटर्स जिनसे हमने पैसा लेना है, सामान हमने बेचा वगैरह आधार पे पैसा लेना है। क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसा देना है, ठीक है, उससे कुछ लिया होगा, या सप्लायर हैं, ऊपर से हमने माल उठाया है, दुकान को बिजनेस में लेकर चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, हमारी दुकान है। तो वो ये अच्छा मैं समझाना नहीं है, अभी आप समझे हैं, लेक्चर्स आपने देखे हैं, आपको आंसर करना है। बताओ, डेटर्स, अ डेटर इज अ पर्सन होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधार पे किसी को सामान बेचा, उसको डेटर कहेंगे, क्योंकि उससे हमने पैसे लेने हैं। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर वो है जिससे हमने सामान उधार पर लिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट और सेकंड बताओ। डेटर्स जो है आर शोन इन द करंट लायबिलिटी ऑफ द इन द बैलेंस शीट। डेटर्स लायबिलिटी में शो होगा। क्या ये बात सही है? अगर थोड़ी सी भी आपको समझ आती है डेटर्स क्या, क्रेडिटर्स से, बिल्कुल आंसर इजी है। क्रेडिटर्स आर अंडर द शोन अंडर द करंट एसेट। देखो आंसर बताऊं सीधा मैं आपको, आंसर रहेगा इसका पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डेटर्स जिनको हमने सामान बेचा उधार पे पैसे लेने हैं। क्रेडिटर जिनसे हमने सामान उठाया, पैसे देने बाकी, उधार पे सामान उठाया, ये भी सही। डेटर शो, देखो डेटर जिनसे पैसे लेने हैं वो हमारे लिए एसेट होता है, उधार नहीं है, वो एसेट है हमारा, जिससे पैसे लेने हैं, करंट एसेट में आता है, करंट लायबिलिटी में नहीं। ठीक है, गलत है। और क्रेडिटर जो होता है हमारी लायबिलिटी होती है, एसेट नहीं होती है, ऊपर नीचे कर गए, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर आपका रहेगा 1 एंड 2, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्यूरेट अकाउंटिंग। एक्यूरेट अकाउंटिंग पहले बता चुका मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था आपको। रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश रिसीव। रेवेन्यू हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वो कमाया। पैसा कब रिकॉर्ड होगा? बिजनेस में जब वो कमाया, ये नहीं कि तब जब वो आया। ठीक है,
हमारे डेटर्स हम उसको लिखते हैं एसेट में, उसको एसेट मानते हैं करंट एसेट को। डेटर्स जिनसे हमने पैसा लेना है, अभी उधार पे हमने सामान बेचा, वो हमें उसको सेल में इंटर करेंगे, एक्सपेंडिचर सेल माइनस करेंगे, रेवेन्यू आ जाएगा। सिंपल सी एक्यूअल कंसेप्ट कहता है जब ट्रांजैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड करना है, ये नहीं कि जब पैसा मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज एक्चुअली पेड। अगर ऐसा होता तो आपकी एक्यूअल एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये इसमें भी कंसेप्ट आते हैं। एक टर्म आती है मेरे माइंड से निकल गई है। तो एक्सपेंस का भी ऐसा केस नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज एक्चुअली पेड, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इट गिव्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी देन कैश अकाउंटिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड अंडर द एक्यूअल कंसेप्ट बेसिस। बताओ क्या रहेगा आंसर। यहाँ पर जो आपको दी है स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, करेक्ट है। दूसरी भी सिंपल है, आपको पता है गलत है। तीसरी स्टेटमेंट जो है ये सही है, और चौथी स्टेटमेंट आप सबको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्यूअल तो कह रहा है आउटस्टैंडिंग भी हम लेते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी एक्सपेंस खर्चा हो गया, आपने दिया नहीं है, तो दिया ना दिया वो हमने एक्यूअल में देखना ही नहीं है। एक्यूअल कहता है जब हो गया तो वो लिखा जाएगा। तो ये इग्नोर लिखा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 1 और 3। 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द कॉलम 1 जिसमें कन्वेंशंस दिए हैं, कॉलम 2 में कोर रूल दिया है। ड्यूल कंसेप्ट, एक्सपेक्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म। तो ये जो कुछ प्रिंसिपल, एजम्पशंस और कंसेप्ट्स हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। तो ड्यूल का एस्पेक्ट या कंसेप्ट या एजम्पशन या प्रिंसिपल कुछ भी मानो, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो डू नॉट हाइड एवरीबॉडी लिखा, जो इसका रहेगा, हाँ, एवरी डेट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो आपका आंसर रहेगा ए का रहेगा टू क्लियर। और पहला यहाँ पर बता दूं मैं आपको, डिस्क्लोजर जो एजम्पशन या प्रिंसिपल है वो कह रहा है डू नॉट हाइड एनी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पूरा डिस्क्लोज करना आपने। ए का 2, बी का सी, ए का 2, बी सी का 1, ए का 2, आपका आंसर सीधा सीधा ए रह रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल कास्ट होता है आपका, हिस्टोरिकल कास्ट होता है इग्नोर मार्केट फ्लक्चुएशन ऑफ फिक्स एसेट। हिस्टोरिकल कास्ट उस कास्ट को मानते हैं जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है फिक्स एसेट में, अनलेस सोल्ड, तो उसको इग्नोर किया जाए। कंजर्वेटिज्म कह रहा है प्ले इट अ सेफ बाय प्रिपेयरिंग ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये एग्जेम्पशन कह रहा है कि जितने पॉसिबल लॉस हैं उसको भी पहले ही जो है फिक्स किया जाए, सेफ बिजनेस किया जाए। तो ए जो है आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द कॉलम अगेन आपके सामने है क्वेश्चन। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टेप दिए हैं, कॉलम 2 में एक्शन दिया है। रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, बताओ जल्दी से। रिकॉर्डिंग सिंपल है, राइटिंग फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस इन द जर्नल, क्लियर। क्लासिफाइंग, हो गया आपका सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ट्रांसैक्शंस इनटू अ लेजर, ठीक है। समराइजिंग, मतलब हो गया आपका कंबाइनिंग ग्रुप डाटा इनटू ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस में समराइज करना आपको, तो वो आपका आता है समराइजिंग। और एनालाइजिंग सिंपली होता है एनालाइज करना, एग्जामिन द डाटा इन डिटेल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड द पैटर्न। तो आपका इस हिसाब से आंसर रहेगा ए, आपका ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे सिंपल क्वेश्चन इस पूरी वीडियो का। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन अंडर करंट एसेट, इनमें से करंट एसेट में क्या चीज़ शो होती है, डेटर्स, कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स। तो आंसर रहेगा आपका डेटर्स। क्वेश्चन नंबर 15, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर आपको पेयर्स दिए हैं, बताने कितने पेयर करेक्टली मैच हैं। रिकॉर्डिंग मीन्स जो जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइंग मीन्स जो लेजर में हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, समराइज मीन्स जो ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट लॉस वगैरह में डालते हैं, एनालाइजिंग मीन्स द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर बताना है आपको पहला पेयर करेक्ट, दूसरा पेयर करेक्ट, तीसरा पेयर करेक्ट, चौथा पेयर गलत है। एनालाइजिंग ये जो नहीं होता है, ये बाद में बैलेंस शीट वगैरह बनाना होता है। तो आपका आंसर रहेगा 3 पेयर, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम 1 अकाउंटिंग टर्म विद एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट एसेट, लायबिलिटी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया इसी वीडियो में, तो सिंपल है, जल्दी से आंसर करें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डे टू डे खर्चे,
ठीक है। डे टू डे खर्चे इसमें से कौन से होते हैं? मशीन खरीदनी, वो कैपिटल आ जाएगा, परचेज ऑफ मशीन कैपिटल आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो सैलरी पेड, ठीक है, सैलरी पेड जो मुलाजिम लगे हैं आपके दुकान पे बिजनेस में, उनका जो पैसे दिए सैलरी दिए वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। करंट एसेट जो आपके पास करंटली है, खास करके जो दुकान में सामान पड़ा है वो करंट एसेट ही आएगा, स्टॉक जो इन्वेंट्री आपके पास। लायबिलिटी जो बैंक लोन, उसको लायबिलिटी कहेंगे। सिंपल है, आपका आंसर इसका रहेगा ए। 20 में से 20 आपके करेक्ट होने चाहिए और कमेंट करके जरूर बताना, सीधी बात बता दूँ। 19 की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने सिंपल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 इधर उधर करते हैं, उसमें आपको दिमाग चलाना होता है। जो पढ़े लिखे, जो पढ़े हुए आते हैं ना सिलेबस के और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर वो 30 क्वेश्चन है, 30 में से वो आपको 22-23 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। जो 7-8 होंगे उसमें आपको दिमाग लगाना है, एलिमिनेशन चलनी है, इधर से ये तो उसमें आता है, इसमें ऐसे ऐसे घुमाना है। जो सीधे सीधे आपको आएंगे वो 20 से 22 क्वेश्चन, वो आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 22 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली हो जाने चाहिए थे एग्जाम में। जो 8 रहेंगे वो आपको वहाँ पर दिमाग जो है इधर उधर से घुमा घुमा कर आंसर ढूंढने हैं उनको। तो इस जो 20 मैंने डाले हैं, इसमें से 20 में से 20, 19 की कोई गुंजाइश नहीं। और कमेंट करके जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कॉलम 1 में इनकम एंड एक्सपेंस टर्म्स दी हैं, कुछ टर्म्स हैं। दूसरे कॉलम में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स दी हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्यूड इनकम, डेफर्ड इनकम। बिल्कुल ये टर्म आपको बताई है मैंने, और जिन्होंने पढ़ी है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा हो गया, आपने किसी दुकान आपने यूज कर ली है 1 महीना, अभी उसका किराया नहीं दिया है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, ड्यू बट नॉट पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे आपने क्या, आप बताओ, मैं आपको बताने लग जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि एमसीक्यू सीरीज है, क्लास नहीं है। बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले ही दे, जैसे मोबाइल रिचार्ज आपने कर दिया, उसकी जो आपके नेट यूज़ करोगे फ़ोन कॉल, वो 1 महीने तक चलेगा, पहले एक पैसा खर्च कर दिया, तो आप पेड इन एडवांस। एक्यूर्ड इनकम, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। डेफर्ड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस। तो आपका आंसर इस हिसाब से रहेगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, आपका ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। अगेन मैच द कॉलम टाइप, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, इससे थोड़ा आपको ज़्यादा रिवीजन होती है। इससे शॉर्टकट क्वेश्चन में डालूंगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा, लेकिन मैं वो काम नहीं करता। मैच द कॉलम 1 कंसेप्ट दिए हैं, दूसरे कॉलम में इंप्लीकेशंस दिए हैं। बताओ, मनी मेजरमेंट, एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसेप्ट, एक्यूरेट बता चुका हूँ बार। हाँ, मेरे ख्याल से अब इसमें जल्दी से आपने आंसर करना होगा। मनी मेजरमेंट, ट्रांसलेशन रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन द कैश मूव्स। क्या ये बात सही है? इग्नोर नॉन फाइनेंशियल इवेंट लाइक इम्प्लाई स्ट्राइक। बताओ, मनी मेजरमेंट कहता है अपना ओनर कैपिटल इज एन इंटीग्रल। देखो, एंटिटी कंसेप्ट का आ गया ये, बी का 1। गोइंग कंसेप्ट कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, क्लासिफिकेशन एसेट इनटू एक्यूर। अच्छा, ट्रांसलेशन रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, ये आ गया एक्यूरल, नॉट व्हेन द कैश मूव्स। पैसा आया गया वो नहीं, जब ट्रांजेक्शन में वो रिकॉर्ड होगी, ये एक्यूरल कंसेप्ट कह रहा है, ठीक है। बी का आपका रहेगा 1, डी का रहेगा 2, बी का 1, डी का 2, आपका आंसर रहेगा सीधा सी, ए का 3 है। मनी मेजरमेंट, इग्नोर द नॉन फाइनेंशियल इवेंट। सिंपली है, मनी मेजरमेंट क्या, जब पैसे आए, पैसे से ट्रांजेक्शन, जो नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स जैसे इंप्लाई की स्ट्राइक हो, इसको इग्नोर करता है ये कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न रहेगा, गोइंग कंसर्न है तभी तो हम क्लासीफाई करते हैं करंट और नॉन करंट एसेट्स को, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस चलेगा काफ़ी सालों तक। ओके, तो आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 मैच द कॉलम टाइप अगेन है। एक तरफ आपको दिया है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। बताओ ये टर्म्स क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न, परचेज सेल्स तो इजी है। देखो, परचेज रिटर्न, परचेज आपने पीछे सामान खरीदा सप्लायर से, उसको रिटर्न कर रहे हो बैक, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, जो हमने वापस भेजा। रिटर्न इनवर्ड होता है, जो हमने बेचा आगे कस्टमर को, उसने वापस कर दिया, वो रिटर्न इनवर्ड होता है, जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। ये सेल्स रिटर्न हो गया, ये आपका परचेज रिटर्न हो गया। 2 क्लियर हो गए, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो रिकॉर्ड इन द बुक अर्ली पेमेंट, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक इवन द बल्क परचेज, ठीक है। सी देखो, इसमें रहता है सी का आपका 4, सी का 4, आपका आंसर सीधा यही रहेगा ए। ट्रेड डिस्काउंट का आपका नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। गिवन ऑन बल्क परचेज, ट्रेड डिस्काउंट याद रखना बल्क परचेज पे दिया जाता है, और जो कैश होता है रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अर्ली पेमेंट्स। तो आपका आंसर यहाँ पर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बता दें, अगला टेस्ट आपका अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल पे होने वाला है। दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ के आ जाना है। और आज के
टेस्ट में आपके कितने स्कोर हुए, हर एक एस्पिरेंट कमेंट करके जरूर जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि हमें पता चले आप लोग इस सीरीज में इंटरेस्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द गुड्स एंड परचेजेस। परचेज क्या होता है? बाइंग फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, गुड्स आइटम प्रोड्यूस फॉर रीसेल, सेल्स सेलिंग आइटम द बिजनेस नॉर्मली ट्रेड इन, जिसमें बिजनेस काम करता है उसको बेचना, उसको सेल्स कहते हैं। परचेज रिटर्न, डिफेक्टिव गुड्स सेंड बैक टू द सप्लायर, इसको परचेज रिटर्न कहते हैं। बताओ क्या आंसर रहेगा, जल्दी बताओ। देखो पहला पेयर जो है ना आपको यहाँ पर वो गलत दिया है। परचेज बाइंग फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ नहीं, ये रहेगा वो जो चीज़ें खरीदना जो बेचनी है आपने, उसको परचेज। गुड्स आइटम प्रोड्यूस फॉर रीसेल, ठीक है, उसको कहेंगे गुड्स। सेल्स बिल्कुल ओके। अब बाकी ऑल 3 करेक्ट है, तो आपका आंसर रहेगा ओनली 3 करेक्ट्स। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, पहला पेयर। जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे आपको बता दें, एप्लीकेशन पे आप विजिट करो, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के बिल्कुल अपडेटेड नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज मिलेंगे। खास करके हम अभी अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी की आपने वहाँ पर क्या करना है, कल जनरल और अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल 2 टॉपिक की वीडियोस देखनी है और नोट्स अच्छे से पढ़ने, एक एक पॉइंट। जब ये क्लियर हो जाएगा आपने, ठीक है, 1 घंटे में आपका 2 घंटे में क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है, पहले वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके फिर टाइम बचता है तो अच्छे से आप इधर उधर चीज़ें सर्च कर सकते हो। बिल्कुल 2 टॉपिक को ठीक ठाक तरीके से तैयार करके आ जाना। 9:30 बजे टेस्ट होने वाला है अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल एंट्रीज का, तो बिल्कुल अच्छे से आपको टॉपिक तैयार हो जाने चाहिए। अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स और एमसीक्यूज चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के वीडियो में कितना, जो 20 क्वेश्चन थे इसमें से स्कोर कितना हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि 100+ एस्पिरेंट ने 20 स्कोर किया होगा। आप सिर्फ 20 लिख देना कमेंट में, तो मुझे 100+20 आने चाहिए कमेंट में। और कल से 220 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स वीडियो में होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको एप्लीकेशन में किसी की तरह की दिक्कत है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।